नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। आज हम बात करने वाले हैं तेजस्वी के उस यात्रा पे जो उन्होंने संवाद किया कार्यकर्ताओं के साथ, और 17 तारीख को उनकी पहली यात्रा समाप्त हो गई। आज हम बात करेंगे, मेरे साथ हैं MK सिंह, मुखलाल सिंह जी। आज हम इस टॉपिक पर इन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हम चर्चा यहाँ से शुरू करेंगे कि तेजस्वी यादव को आखिर नौबत क्यों आई इस यात्रा पर निकलने के लिए। कहा कि पिछले बार जो चुनाव के ठीक पहले, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने भी यात्रा की थी, और उसका हश्र ये हुआ कि मात्र 4 सीट पर वो सिमट गए, और बाकी दल, दूसरे दल थे उनके सहयोगी, उन्हें भी कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। और हकीकत ये बन गया कि केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी काबिज हो गए। बिहार में विपक्ष पूरी तरह से पराजित हो गया। सर, क्या लग रहा है, इस यात्रा के बाद कुछ फीडबैक ऐसा कुछ मिला होगा तेजस्वी को कि 2025 के चुनाव के लिए वो अपने आप को तरोताज़ा अनुभव कर सकते हैं? यात्रा मिलने जुलने की प्रक्रिया है। जैसे हम और आप जो साधारण आदमी हैं, हमारा जान पहचान 1500 लोगों से होता है, लेकिन कोई स्टेट का लीडर हो, किसी का नेशनल प्रेजेंस हो, तो फिर जैसे 14 करोड़ बिहार का आबादी है, तो किसी से भी पूछेंगे लालू यादव को पहचानते हैं क्या, सब कोई बोलेगा हाँ। नरेंद्र मोदी को पहचानते हैं क्या, बोलेगा हाँ। तो उनको पहचानने वाले लोग बहुत हैं, तो इनको यात्रा करना पड़ता है। हर यात्रा में लगभग 5000 लोगों से मिल लेते हैं। आज 5000 लोगों से मिलेंगे, कल 5000। मान लीजिए 10 दिन का यात्रा चला, तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं वो कम से कम 50,000 लोगों से मिल लेते हैं। तो मिलने से क्या होता है कि उनके ऊपर एक थोड़ा तरोताज़ा आता है और फ़ायदा होता है। हमेशा जब भी यात्रा है, कोई आंदोलन है, कोई एक संघर्ष है, कोई एक जमावड़ा है, कोई एक पर्व है, एक त्यौहार है, उससे लोग मिलते हैं, और मिलने से एक संगठनात्मक रुझान आता है लोगों में। अदरवाइज सब लोग अकेले अकेले खोए हैं। और दूसरा, अभी कॉम्पिटिटिव जोन है ना, आप कुछ नहीं करेंगे, बाकी लोग कर रहे हैं, तो आपके लोगों को लगेगा कि हमारा आदमी तो आया ही नहीं। सारे लोग अभी यात्रा में देखेंगे, राहुल गांधी का यात्रा देखे सभी लोग अपना अपना यात्रा पे भी लगे हुए, और ऑब्वियसली यात्रा से संगठन थोड़ा मजबूत होता है। नहीं, नीतीश कुमार भी कई यात्राएं की, फिर से वो यात्रा करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने भी यात्रा की, हाल में भीम सिंह यात्रा करके लौटे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि मुकेश सहनी जो हैं वो सबसे लंबा यात्रा, प्रशांत किशोर तो कर ही रहे थे यात्रा, वो भी अब 1 साल 2 अक्टूबर से यात्रा की शुरुआत करेंगे, और 1 अक्टूबर से 2024 से यात्रा की शुरुआत करेंगे। 2025 2 अक्टूबर को उनका यात्रा पूरा होगा। लेकिन जो उनको उसका जो मिलना चाहिए श्रेय, या फिर फीडबैक जो मिलना चाहिए, या फिर उसका फ़ायदा जो मिलना चाहिए, तेजस्वी का यात्रा भी बहुत चर्चा में रहा था लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन आखिर उनको जो उम्मीद था, और वो दावा भी कर रहे थे कि इस बार जो बिहार का जो सत्ताधारी दल है वो 2 अंक में भी नहीं आ पाएगा, वो सिंगल अंक में रहेगा। हकीकत ये हो गया कि खुद अंक। तो आखिर कहाँ चूक होती है, क्या वजह है? आप भी कई यात्रा देखे होंगे करीब से, तो आखिर क्या वजह रही तेजस्वी डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित रह जाते हैं? पिछले बार आरोप यही लगा था, कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव विधायक और जो उनके सहयोगी हैं, मंत्री उनके थे जो, उनसे भी बहुत बेहतर इंटैक्ट नहीं होते थे, और कार्यकर्ता तो बहुत दूर चले गए थे। यही वजह है कि वोट जो होना चाहिए था, कार्यकर्ता जितना मनोबल से, मजबूती से वोट गिरवाने में मदद करते थे, वो कहीं ना कहीं असफल हुआ। और यही वजह है कि इस बार कार्यकर्ता से संवाद करने निकले हैं वो। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, तो चुनाव बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। और दूसरा, मैं भी उस यात्रा में देखा कि पॉलिटिशियंस की एक थोड़ी जाति है। पॉलिटिशियंस कई बार क्या करते हैं कि जो मेन लीडर थोड़ा बड़ा हस्ती होता है। मेन लीडर जनता से कनेक्ट होना चाहता है, पर जनता के जो छोटे छोटे रिप्रेजेंटेटिव है, कोई MLA है, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो बेसिकली चाहते हैं कि जैसे मंदिर में देखा है ना आपने, पंडित जी बोलेंगे कि भगवान से तो मिलवाऊंगा, लेकिन मेरे थ्रू होके जाना पड़ेगा। वो अपना पोजीशन लूज नहीं करने देते। भगवान और भक्त के बीच में तो कोई नहीं आना चाहिए।
पर जो पुजारी होते हैं मंदिर में बोलते हैं नहीं, लड्डू मेरे थ्रू भगवान तक पहुंचेगा। यानी कर्मकांड करना जरूरी है, हाँ, नहीं तो भगवान तो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को घाटा हो जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन लीडर होता है उसका काम है कि कैसे वो बीच के जो लेयर है, जो जनता से डायरेक्ट उसको मेन लीडर को इंटरेक्ट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि उनमें भी कंपटीशन है ना। एक ही विधानसभा में 10 लोग चाहते हैं अपना सीट, वो चाहते हैं मेरे पॉकेट का आदमी हो, मेरे पॉकेट का आदमी हो, मेरे पॉकेट का आदमी हो। और इस तरीके से नेता और जनता के बीच में चालाकी नहीं है। जो मेन लीडर होते हैं, जो स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऐसे चोर उचक्के नहीं होते, वो उतने बेईमान भी नहीं होते। ये सारा का सारा जो मध्यम वर्गीय पोजिशनिंग है ना, मध्यम वर्गीय जैसे लीडर्स भी हैं, जो मध्यम वर्गीय ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उनमें सब बेईमानी है। वो बड़े लेवल के लीडर्स और एकदम छोटे लेवल के लीडर्स, उनमें बेईमानी नहीं है। वो बीच का जो खादी छाप जिसको बोलते हैं ना, वो उनकी ईमानदारी बहुत कम है। तो उनके वजह से क्या होता है कि बहुत लोग डी अटैच हो जाते हैं। तो कोई सम्मानित आदमी है, मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा आदमी है, कोई किसी का अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अब वो एक विचारधारा है, जैसे बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनको एक विचारधारा कह सकते हैं। विचारधारा किस सेंस में होता है, लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। बीजेपी पार्टी है, जदयू पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, सबकी अपनी एक विचारधारा है, सबके अंदर एक आत्मा है बेसिकली। और जिस आदमी के अंदर इन तीनों में से किसी का आत्मा मैच होता है वही पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होता है। कोई लालू यादव की पार्टी का सदस्य है, कोई नीतीश कुमार की पार्टी का सदस्य है, कोई बीजेपी पार्टी का सदस्य है। तो एक विचारधारा से अपने पॉलिटिकल पार्टी को उसने चुना है। बीच में आ गए खादी छाप, मेडियोकर लीडर्स, जो विधायक बनने की रेस में है, जो एमपी बनने की रेस में है। अब वो चाहते हैं कि अगर पब्लिक डायरेक्टली मेन नेता से कनेक्ट हो जाएगी तो मेरा वैल्यू खराब हो जाएगा। वो बीच में शील्ड का काम कर देते। तो एक तरीके से जो नेता को फायदा पहुंच सकता था पॉलिटिशियन के थ्रू, वो पॉलिटिशियन बीच में उनको डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं पब्लिक से। अदरवाइज मैं गांव में गया, बहुत लोगों से मिला, किसी भी जाति समुदाय का आदमी वैसे तो बोला जाता है कि मुस्लिम यादव की पार्टी है आरजेडी, पर मैं तो बहुतों से मिला, हर जाति के लोगों से मिला। जो लोग भी एक एज को पार किए हुए थे, जिनका एज 50 प्लस था, 45 प्लस था, जिन्होंने शायद वो 90 का टाइम देखा होगा, वो किसी भी जाति के लोग सभी के सभी लालू यादव की तारीफ करते थकते नहीं थे। पर उनका एक कंप्लेन होता था कि मेरा लालू यादव से कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, मैं अपनी बात किसको पहुंचाऊं, जिनको मैं पहुंचाता हूं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, वही लोकल नेता उनको अच्छे नहीं लगते। तो इस संवाद यात्रा आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तेजस्वी या फिर बड़े नेता और डायरेक्ट पब्लिक के बीच संवाद होना चाहिए, पब्लिक से संवाद होना चाहिए था। तो ये तो अभी कार्यकर्ता बीच में ही अटक गए हैं कि पहले संवाद सिर्फ कार्यकर्ता से कर रहे हैं, तो फिर तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन पब्लिक से हो नहीं रहा। नहीं, उसमें भी एक बात है। जैसे मान लीजिए कि एक जिला लेवल पे कुछ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, तो जिला लेवल के कार्यकर्ता सम्मेलन भी 2-3 पार्टों में होगा। जैसे हुआ एक पार्ट में मान लीजिए कि 3, 4, 5 विधानसभा क्षेत्र के लोग आए, तो 5 विधानसभा क्षेत्र से करीब करीब 1000 लोग आए सभा में। तो 1000 लोग विधायक लेवल का आदमी, तो उसमें कितना होगा, 10 गुना 5 कर लीजिए। 5 विधानसभा क्षेत्र में 10-10 आदमी विधायक लेवल का अपना हैसियत मानता है, 50 आदमी। लेकिन आदमी तो 1000 थे, तो बाकी कौन थे? तो बाकी वो सब थे जिन्होंने इन 50 लोगों का शिकायत किया। अच्छा, उसमें शिकायतें आई? हाँ, आई शिकायतें। खूब लोगों ने खुल के बोला कि हमें वो मिलने नहीं दिया जाता है, हमें वो काम करने नहीं दिया जाता है, हमें वो रोक देते हैं। पॉकेट्स में बटे हुए लोग हैं। तो बेसिकली जो 1000 में से 50 को निकाल दीजिए, 950 जो लोग हैं वो किसी पॉलिटिकल पद वाले लोग नहीं हैं। उनको किसी ने पंचायत में अध्यक्ष बना दिया, किसी ने प्रखंड में बना दिया है, किसी ने कुछ। तो बेसिकली विचारधारा वाले लोग हैं जिनको कार्यकर्ता के रूप में आप देख सकते हैं। और वो कार्यकर्ता नॉन पॉलिटिकल टाइप के हैं, थोड़ा पॉलिटिकल मत रखते हैं, लेकिन वो किसी पद पे नहीं है, तो वो जनरली झूठ नहीं बोलते। झूठ कौन बोलते हैं? झूठ बोलते हैं वो जिनको सीट लेना है, और वही पर्दा बन के उनके पब्लिक तो 14 करोड़ बिहार में पॉपुलेशन है,
एक पार्टी में भी कम से कम करोड़ लोग वोटर्स होते हैं, तो करोड़ लोग, करोड़ बहुत बड़ा संख्या होता है, करोड़ लोग मेन लीडर से जब मिलना चाह रहे हैं तो बीच के जो 243 विधानसभा में 10 से मल्टीप्लाई कर दे 2,500 लोग नहीं जाते हैं। आप जैसे आप मिलने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के केबिन में जब आप घुस जाएंगे तो आपसे बात कर लेगा, लेकिन जो गेट पे खड़ा आदमी है या उसका जो सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वही पहले बहुत सारा बात बोल देता है। मतलब स्कूल का हेडमास्टर बच्चा से मिलने को तैयार है, लेकिन स्कूल का जो टीचर है या क्लास का जो मॉनिटर है वो अपना पोजीशन न खो जाए इसलिए वो मेन लीडर से मिलने नहीं दे रहा है। तो शायद एक कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन ये था कि मैं जब 1000 लोगों को बैठाऊंगा तो 1000 लोगों को मैनेज कोई नहीं कर सकता है, 1000 लोगों में सच्चाई सामने आ जाएगी। और आया, मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारा पर्दा हटा, बहुत लोगों को डांट भी पड़ा, बहुत लोगों को समझाया भी गया कि आप ऐसा करेंगे तो संगठन तो कमज़ोर हो जाएगा, और जब संगठन कमज़ोर होगा तो फिर तो चुनाव तो एक संगठित कार्य है, जीत हार तो एक बड़ा लेवल का बात है। तो बड़ा लेवल से आप जब वंचित रह जाएंगे तो आप खुद ही हार जाएंगे चुनाव में, तो फिर आपको भी तो फायदा नहीं हुआ। तो फिर उनका एक में भी उनके अंदर कुछ बदलाव हो, और बदलाव हो कि फिर आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे, मतलब एक संगठन के रूप में लड़ेंगे। तो इसमें लगता है कि इससे कुछ ये जो संवाद यात्रा था इसका सार्थक कोई असर होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? एक्चुअली जब भी कोई यात्रा कोई नेता करता है तो इसमें दोनों तरफ का फायदा है। पहला, नेता भी जनता की समस्याओं से परिचित होता है और जनता भी नेता के करीब आएगा। नेता और जनता में फ़र्क क्या है? जनता एक समस्या में है, जनता टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर केवल वही लोग नहीं है जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से हर कोई टैक्स पे करता है। कपड़ा खरीदेगा, पेट्रोल भराएगा, गाड़ी खरीदेगा, मोबाइल रिचार्ज करेगा, कैसे करके वो एक आंकड़ा है कि 20% आपके खर्चे का सरकार ले ही लेगी, कभी कभी तो 30% भी, कभी कभी तो 40% भी। तो आप अगर टैक्स पेयर हैं पर आप अकेले आवाज़ उठाएंगे तो आपका कौन सुनेगा? लेकिन जब आप लाख लोगों में संगठित होकर एक विधायक चुन देंगे, फिर ऐसे करके 150-200 विधायक मिलकर एक मुख्यमंत्री चुन देगा, और जब मुख्यमंत्री विधानसभा में कोई बात रखेगा तो राज्य का कानून बन जाएगा, और जब कानून बन जाएगा तो फिर सबको फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना एक संगठनात्मक काम है। राजनीति क्या है? राजनीति बेसिकली लोगों के द्वारा लोगों के लिए एक संस्था है जिसको बीच में मैनिपुलेशन के थ्रू वो एक डिटोरिएशन हो गया है। शायद अच्छे लीडर्स नहीं आ पाए, या फिर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा चापलूसी बढ़ गया, या फिर अभी जैसे मैंने कहा कि वो बीच में मिलने, नेता में गड़बड़ी है नहीं, पब्लिक में गड़बड़ी है नहीं, वो बीच के जो मीडियोकर टाइप के जो लीडर्स हैं वो पब्लिक और नेता को मिलने नहीं दे रहे हैं, और जब मिलने नहीं दे रहे हैं तो उनके बीच तो दूरी बन गया। वो उनको समझ रहे हैं, हम लोग कई लोगों से ऐसा मिले जिनकी शिकायत थी कि मुझे वहाँ तक पहुँच ही नहीं है, मैं किसको शिकायत करूँ, मैं जिसको शिकायत करता हूँ वहाँ तक मेरा बात नहीं पहुँचाता है। मेरे इलाके में कोई काम रुका हुआ है, सड़क रुका हुआ है, मेरे यहाँ पे सिंचाई की समस्या है, मेरे यहाँ बिजली की समस्या है, मेरे यहाँ स्कूल में बिल्डिंग नहीं बना है। तो ये सब अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाके बताएंगे तो सुनेगा नहीं। फिर वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को फ़ोन करते हैं। लीडर अगर उधर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुरंत वहाँ पे एक्शन लेगा, अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा, इसका डर है उसको। तो जब भी आप अकेले कुछ अप्रोच करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, 10 लोग मिल के अप्रोच करेंगे थोड़ा सुनेगा, 100 और 1000 लोग मिल के अब एक जब आप जमावड़ा बनाएंगे ना, यही तो राजनीति है। क्या राजनीति? लाखों लोगों का समूह है, करोड़ों लोगों का समूह है, और उसका रिप्रेजेंटेटिव सब समूह को बांध के रखता है, और रिप्रेजेंटेटिव जब बोलेगा तो स्टेट हिलता है। नीतीश कुमार को भी सुनना पड़ेगा, अगर एक स्टेट लेवल का नेता बोलता है अपोजिशन में। विधानसभा में जब आप तेजस्वी यादव का भाषण सुने होंगे, वो विधानसभा में नीतीश कुमार को सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ रहा है? वो तेजस्वी यादव का स्पीच वो करोड़ों लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन है, और उस रिप्रेजेंटेशन से मुख्यमंत्री डर रहे हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन हमारे खिलाफ हो गया तो अगले चुनाव में हमारा। अन्ना हजारे बोलते थे कि नेता और पॉलिटिशियन केवल चुनाव हारने से ही डरते हैं, सरकार गिरने से ही डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते। तो जो शक्तियां उनके सरकार को गिरा सकती है उन सब से वो डरते हैं।
तेजस्वी की यात्रा ये सफल रही, लेकिन विपक्षी जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, बीजेपी चाहे जेडीयू, सब लोग फ्लॉप यात्रा कह रहे हैं। हाँ देखिए, बीजेपी हो या फिर जदयू हो या फिर राजद हो, इन सब में मुझे एक बहुत फंडामेंटल अंतर दिखाई पड़ता है। बीजेपी थोड़ा प्रोग्रेसिव पार्टी है, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम करती है। अभी ट्रेन देखेंगे तो वंदे भारत आपको सब कुछ दिखेगा, तो सबको रोज न्यूज में भी देखेंगे कि दिल्ली से पटना 8 घंटे में। पर वो वाला चीज़ नहीं दिखाते। वो बेसिकली अच्छे मार्केटर हैं। जैसे रेलवे का इतना सारा नेटवर्क था ना, सभी ट्रेनें कोई लेट चल रही है, कोई कुछ चल रही है, पुरानी कितनी सारी ट्रेनें हैं, उसको नहीं सुधारते। वो ब्रांडिंग बहुत करते हैं। बेसिकली वो लिफाफा बड़ा और अंदर में वो खाली रखना वाला काम सोचते हैं। वो नया ट्रेन और महंगाई आप सोचिए ना, आप नए ट्रेन पे वंदे भारत में किराया इतना बढ़ा दिया। जो लोकल ट्रेन था, जो गरीब 90% आबादी भारत में इतनी गरीब है कि उनके पास रहने खाने को पैसा नहीं है। अब उनको अगर आप फेयर लगा देंगे 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, तो जाएगा ही नहीं। तो क्या कर रहे हैं कि उनको ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन करना था, पर ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में भी वो एक न्यूज़ क्रिएट करते हैं। ये थोड़ा बीजेपी का एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, जो लोगों को बहुत देर में समझ में आता है। वो बहुत मास्क लगाते हैं। वो जैसे कैसे होता है कि आपको कंपनियां नहीं बोलेगी 40% डिस्काउंट है, आ जाइए सामान लेने के लिए। अगर आप 40% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, मतलब पहले 40% प्रॉफिट पे बेच रहे थे। आप कुछ झूठ बोल रहे हैं बेसिकली, लेकिन ये झूठ पता चलने में तो टाइम लग जाता है। तो जनरली से मैंने देखा भी है कि 2 तरीके के लोग हैं। एक तो जो मतलब कि बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जो थोड़ा तेज तर्रार लोग हैं, वो आम पब्लिक से बहुत बहुत झूठ बोलते हैं। जैसे मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा मैंने 100 करोड़ वैक्सीनेशन कराया, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। सारे एयरपोर्ट पे अपना फोटो डाल दिया उन्होंने, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे भी अपना फोटो डाल दिया। ऐसा काम दूसरे पार्टी का कोई आदमी नहीं कर सकता है। सेल्समैन जैसा उन्होंने बेसिकली वो कर दिया। अब सबको लग रहा मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, है ना। और बाद में फिर आ गया कि वो वैक्सीनेशन में कुछ गड़बड़ी था, कुछ था, तो मोदी जी को थोड़ा झटका लग गया। ऐसा 2000 के नोट में चिप था, बोला था कि 2000 के नोट में चिप था, ये था, वो था। वो थोड़ा बेसिकली बंद हो गया, नोट भी बंद हो गया। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे ना कि आपको उसको पकड़ने में ही बहुत समय लग जाएगा। और जब तक आप पकड़ेंगे तब तक वो ट्रेन पार कर चुकी होगी। अब आप साफ देखिए ना, उठा लेते हैं। जैसे ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन तो कर ही रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको इतना हाईलाइटेड कर दे रहे हैं ना कि आज भारत का हर जनता को लगता है कि वो ट्रेन अब एकदम सुपर ट्रेन बन गया, बुलेट ट्रेन बन गया, ये बन गया, वो बन गया। और आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो पता चलेगा कि अरे तो ट्रेन ही लेट आ रही है। लेट ट्रेन को खींच के लाया गया। लेट ट्रेन को टाइम पे करना बड़ी आसान काम था। प्लेटफॉर्म को सबको ठीक करना बड़ी आसान काम था, पर वो वाला ना करके वो काम कर रहे हैं जिसमें उनकी ब्रांडिंग हो रही है। वंदे भारत ट्रेन से उनकी ब्रांडिंग हो रही है। तो वो बेसिकली थोड़ा बड़ी मधुरता से चालाकी कर जाते हैं। जो बड़े, अगर आप बहुत बारीक पकड़ने वाले हैं ना, तब आपको पकड़ में आएगा। ये जो नेचर है ना, मैं इन लोगों में नहीं देखा। ये लोग थोड़े मतलब अंदर से थोड़े सज्जन है, बाहरी दिखा। जैसे 2 प्रकार का आदमी होता है, एक अंदर से सज्जन और बाहरी में उखड़, और एक बाहरी से सज्जन और अंदर में उखड़। तो इस तरीके का विचारधारा होता है। इसी से तो लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी चुनते हैं कि मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। पर अब इसमें क्या हो रहा है कि वो एक माया जाल रचने में कई लोग अब माहिर। MBA कॉलेजेस के जो लोग हैं, MBA में इवन ह्यूमन साइकोलॉजी इस्तेमाल कर लेते हैं वो, कि किसी से बार बार झूठ बोलो तो झूठ को सच मानने लग जाएगा। तो इस तरीके का षड्यंत्र भी अब लोग करने लग गए हैं पॉलिटिक्स में। बड़ी बारीक आदमी चाहिए अब जो उनके चीज़ों को पहचान सके। मैं खाली एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं बोल रहा हूँ, लगभग सभी लोग अब इस्तेमाल करने लग गए। पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर आपने सुना ही, प्रशांत किशोर का भी ऐसा ही है। वो बोल कुछ रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं। अभी उनका जो जिस तरीके से बिहार को बचाना चाहते हैं, वो बिहार को बोलते हैं कि मैं यहाँ पे बेरोजगारी हटा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। वो बोल कुछ रहे हैं और अंदर में सोच कुछ रहे हैं। कैसे? अगर आपके अंदर विलिंगनेस ऐसा है तो आज तक भी आप खूब सक्सेसफुल आदमी रहे। इतने सारे पार्टियों का आपने स्ट्रेटजी बनाया है। आप आज तक कौन सा एक
इंसान के बेनिफिट में क्या क्या काम आपने किया है। हर इंसान कुछ कमाता है ना, तो एक दरिया दिली से वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कुछ स्थापित करता है। कोई स्कूल बनवा देगा, कोई मंदिर बनवा देगा, कोई अपने गांव के 10 बच्चों को स्कूल में पढ़ने का फी दे देगा, कोई बीमार है तो उसको पैसा दे देगा, मदद कर देगा। पर एक काम करोड़ों करोड़ रुपए कमाने वाले बिजनेसमैन लोग कभी नहीं करते। वो चंदा देते भी हैं तो पत्थर पे अपना नाम लिखवाते हैं। तो बेसिकली चंदा नहीं दे रहे थे, वो अपना नाम को और जिंदा कर रहे थे। तो प्रशांत किशोर का भी ऐसे ही है। वो 10 साल से एक्टिव थे, 10 साल इधर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का काम किए, 10 साल शायद वो नौकरी किया उन्होंने, पर मुझे तो आज तक कहीं नहीं दिखता है कि उन्होंने कुछ पब्लिक बेनिफिट में कुछ भी काम किया हो। इससे साबित होता है कि वो पब्लिक के नाम पे बेसिकली सेल्फ इन्हांसमेंट चाह रहे हैं। वो बिहार से ठीक है, उनका डायरेक्शन जो भी नारा दे रहे हैं, पर वो जो कह रहे हैं अगर वो सच निकला तब तो बिहार के लिए वो वरदान हो जाएंगे। बिहार उनको पूजेगा, जिंदगी भर पूजेगा। लेकिन कहना और करना, मनसा वाचा कर्मणा, इसी के भेद पे तो बिहार में बैकवर्डनेस और फॉरवर्डनेस का डिवीजन है। बैकवर्डनेस क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। जो मन से बोल रहा है, सोच रहा है, वही वचन में है और वही कर्म में है। लेकिन जो फॉरवर्डनेस है वो क्या है? मन में कुछ है, वचन में कुछ है और कर्म में कुछ है। आप पकड़ते रहिए, आपको पकड़ने में 5-10 साल लग जाएगा कि जिस आदमी ने वादा किया है वो सच किया है कि झूठ किया है, 10 साल बाद पता चलेगा आपको। तो इस टाइप का एक सिचुएशन। अभी उनका सारा रैली देखिए ना, वो करोड़ों करोड़ रुपए क्यों कोई इन्वेस्ट कर रहा है? जनता सेवा जनता के लिए, जनता के द्वारा है। पर उनका पूरा देखेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रहा है। कैसे? हर जिले में 5-5, 10-10 गाड़ियां जन स्वराज की को पेंटिंग की हुई दौड़ रही है। जिले में 1-1 लाख रुपए महीने का कर्मचारी पैदा किए हुए हो। एक जिले को मैनेज करने वाले आदमी को लाख रुपए महीने का सैलरी है, 150 आदमी घूम रहे हैं उनके पास। वो पूरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कोई आदमी, पैसा कहाँ से आ रहा है उनका? कोई आदमी जो जनता सेवा करना चाहेगा ना, वो पैसा खर्चा नहीं करेगा जनता पे, जनता को समझाएगा। जनता से ही तो सब उत्पन्न। हाँ, पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? अब ये बड़ा सवाल है। पैसा एक तो उन्होंने कमाया भी है, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टियों में कुछ काम किया, कितना कमाया, क्या कमाया पता नहीं, पर बहुत सारे लोग घालमेल किए हुए हैं सब जगह। किसी के पास 500 करोड़ की संपत्ति है, किसी के पास 1000 करोड़ की कम संपत्ति है। खाली आपका उससे दोस्ती होना चाहिए। अगर उसका 1000 करोड़ लॉस होने का डर है, इतना बड़ा बड़ा संपत्ति कभी कभी कब्जा भी हो जाता है। अगर लग गया कि आप पॉलिटिशियन हैं और आप उसकी हिफाजत कर सकते हैं, तो 1000 करोड़ में से 10 करोड़ देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। आज न कल जैसे अरविंद केजरीवाल को हजारों हजार लाखों रुपया और करोड़ रुपया मिला, वैसे इनको भी मिल रहा होगा। लोग उम्मीद ढूंढ रहे होंगे कल कोई संगठन बनाएगा, भले सरकार नहीं बनाएगा, इसके पास अगर लाखों 10 लाख लोगों का अगर हुजूम रहेगा तो हमारी संपत्ति को कोई छेड़ेगा नहीं, ये हमारा संरक्षक बन जाएगा। आज भी जहाँ जहाँ मीटिंग्स करते हैं, मोस्टली वो बड़े बड़े रिच लोग हैं। वो उन्होंने अपना घर दिया हुआ उनको ऑफिस बनाने के लिए, उन्होंने अपना सब कुछ दिया हुआ है, तो उनके संरक्षण का भी काम करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिशियन को देखिए ना, उसका आमदनी का स्रोत क्या है? वो संरक्षण देता है किसी न किसी को। तो ये भी इनको भी संरक्षण दे रहे होंगे, इनको लोग पैसे दे रहे होंगे। और लाख रुपए अगर महीना किसी को इन्होंने जिले में दिया, तो कितना जिला है? 40 जिला है, 40 लाख रुपए और भी खर्च होगा। ऐसे करके मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिया महीने में, तो 50-100 करोड़। और लोग तो हैं 10-10 हजार करोड़ के लोग, 5-5 हजार करोड़ के लोग, इतने बड़े बड़े लोग हैं। कहीं ना कहीं से उनको पैसा आ गया होगा, या हो सकता है अपना पैसा। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है अपना पैसा कभी खर्च नहीं करता है। तो मुझे इस बात का संदेह है कि वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं कि कोई उनको पैसा दे रहा है, कहीं ना कहीं फंडिंग हो रहा है, दे रहा होगा। वो बहुत अंदर में घालमेल है। अब इसका अगर ट्रांसपेरेंसी हो, यही तो गड़बड़ी है अपने तंत्र में। सीबीआई होता है, ईडी होता है। अभी इस बात का कंप्लेन होना चाहिए कि एक आदमी बिहार में पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी पुराना है, तीसरा एक और पॉलिटिकल पार्टी पुराना है। ये सब अपने कार्यक्रमों में 300 फॉर्च्यूनर और इंडिवर गाड़ियां कैसे जमा कर दे रहे हैं? एक स्कॉर्पियो का दाम 30 लाख रुपए है, कहां से ला रहे हैं? अब हम और आप तो साधारण आदमी खाली सोच सकते हैं, प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, पर इसके जवाब के लिए एक बड़ा संगठन चाहिए जो इनको न्यूड कर सके कि कहां से ला रहा है। अब सारा अकाउंट हम और आप तो चेक नहीं कर सकते, इनका अकाउंट किसी न किसी बैंक में होगा और चेक कर सकते हैं।
इनके ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं से हो रहा होगा, चेक कर सकते हैं। यहीं पे काम आता है सरकार का। सरकार मतलब होता है कि कोई भी आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, उसके पास जांच एजेंसियां हैं, उसके पास ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारा तंत्र है, निगरानी है, ये आर्थिक कानून, आर्थिक अपराध इकाई है, बहुत सारे यूनिट है जो यही सब चेक करने के लिए था। पर वो क्या चेक करेंगे, वो खुद भी तो इन्हीं सब में व्यस्त हैं, आपस में मिले हुए हैं। अदरवाइज अभी तुरंत का तुरंत पता किया जा सकता था कि पॉलिटिकल पार्टी ABCD जितनी है, बीजेपी, JDU, RJD, प्रशांत किशोर, जितने सारे लोग हैं, इनकी सभाओं में इतना पैसा कहाँ से? हम और आप तो पैसा नहीं है हमारे पास। 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना हो, 5 लाख का कुछ करना हो तो आपके पास पैसा नहीं है। और इनके पास तो एक कार्यक्रम में वो जब 300 गाड़ियां खड़ी है, बड़ा सा हुजूम चल रहा है, करोड़ रुपए का बजट है, हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौन इतना दानी है जो पैसा दे रहा है? और जो दानी है वो बाकियों को तो नहीं देता, उसको क्यों दे रहा है? जरूर उसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट उठा रहा है। इस तरीके से तो थोड़ा लोकतंत्र खराब हो गया ना। तो लोकतंत्र का फायदा उठा रहे हैं सभी लोग। शायद प्रशांत किशोर भी यही फायदा उठा रहे हैं, सबको सपना दिखा रहे हैं, ऐसा सपना दिखा रहे हैं जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन वो जानते हैं कि मैं जिनको सपना दिखा रहा हूँ वो मेरी बातों को प्रमाणित होने में उसको कम से कम 10 साल लगेगा, जब तक मैं अपना एक पोजीशन बना लूँगा। इस टाइप की बातें हैं। तो ये थी यात्रा पे चर्चा। और यात्रा बिहार में पॉलिटिकल यात्राएं संदेह के घेरे में है, लेकिन इसी संदेह के घेरे में, इसी यात्रा के बदौलत 2025 में सब कुछ होना है, सरकार बननी है। विपक्ष में कोई लोग रहेंगे, कोई सरकार में रहेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि किन्हें सफलता मिलती है और इस यात्रा का कितना लाभ होता है। तो आप इस चर्चा को कितना गंभीरता से सुने और क्या कुछ इसमें निकल कर आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार सर, आपका धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।